जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। ये पूरा ईरान का मामला जो है दोस्तों, फिर से ये गर्मी पकड़ रहा है। बीच में ठंडे बस्ते में चला गया था। अच्छा, इसमें मीडिया का भी एक रोल है। मीडिया जिस चीज को ज्यादा कवर करती है वो कई गुना एम्पलीफाई हो जाता है। बीच में भारत यूएस ट्रेड डील, भारत यूएस ट्रेड डील, भारत यूएस ट्रेड डील, अब पूरा ग्लोबल मीडिया ये कर रहा है। तो क्या उस समय ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन नहीं रहा होगा? बिल्कुल था, बिल्कुल था, लेकिन मीडिया का जो फोकस था वहां से हट गया, तो आपको और हमें इतना पता ही नहीं लगा। अब ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो मीडिया ने फिर देखा कि अब क्या चल रहा है, तो ये पता लग रहा है कि अमेरिकन वॉरशिप्स ने एक फॉरवर्ड पोस्चर ले लिया है और जियोपॉलिटिकली पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है अब वो ऐसा हो गया है कि जैसे कभी भी किसी वक्त वॉर कैन ब्रेक आउट। इसमें भी कई सारी चीजें हैं दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और अगर जियोपॉलिटिक्स को आप बेहतर समझना चाहते हैं तो ये है द चाणक्य डायरीज। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस की या पीसीएस की तैयारियां कर रहे हैं, मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के जो सीखना चाहता है, देन दिस मैगजीन इज द राइट चॉइस फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाइए वहां पे लिंक को क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अच्छा दोस्तों, अब वापस आते हैं ये जो पूरा ईरान और यूएस वाला मामला है। अमेरिका ने सीधी सीधी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दे दी है ईरान को, कोरी धमकी। बोला कि यू शुड बी वेरी वरिड, आपको बहुत चिंता करनी चाहिए। कहने की बात यह है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है आपके साथ। यहां पे ईरान ने भी एक जवाबी कार्रवाई करी है, यानी कि उन्होंने भी शब्दों से करी, इन्होंने भी शब्दों से करी। ईरान ने बोला कि देखिए हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों डेवलप हो गई हैं। तो इसमें दोस्तों दो लेवल पे ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करी। आपको पता है मिडनाइट हैमर में क्या हुआ था, आपको पता है राइजिंग लाइन में क्या हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने मिलके बहुत डैमेज कॉज करा था ईरान। तो ईरान ने वहां से सबक सीखे, और ईरान के दो बड़े सबक, ठीक है। एक तो आपका मिसाइल फोर्सेस का अपग्रेडेशन और साथ में आपका एयर डिफेंस। तो ये एक चीज हो गई, यानी कि और मारक क्षमता वाली मिसाइल्स और घातक मिसाइल्स। अभी उसने चाइना से ली, उसने रशिया से ली, नोबडी नोज, लेकिन आज की तारीख में इनके पास हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि ईरान ने बोला कि एक लेवल पे हम लोग क्या करेंगे कि हम और घातक मिसाइलें लेकर आएंगे, हम और खतरनाक मिसाइल लेकर आएंगे जो और दूर मार सकती है। दिस इज अ वेरी गुड ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो। अब देखिए दोस्तों, बात यह होती है ना कि मैं आपसे बोलूं कि यार अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। अच्छा, मोहल्ले का आपकी और मेरी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आपकी और मेरी लड़ाई से मोहल्ले का क्या लेना देना है? गली मोहल्ले वाले जो घर हैं वो तो नहीं लड़ रहे, लेकिन क्योंकि आपने सबको धमकी दे दी और आप में वो ताकत भी है कलेश करने की, तो अब सारे के सारे मोहल्ले वाले दूसरी पार्टी वाले के पास पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये बंदा, यार ये तो ऐसी है, देखो ये तो कुछ भी कर सकता है, तो आप ही थोड़ा सा शांति रखो वरना यार आप दोनों के मामले में हम निपट जाएंगे। अब साइकोलॉजी समझ रहे हैं ईरान की? ईरान ने ये कर रखा है। तो दोस्तों, एक तो हो गई बैलिस्टिक मिसाइल जो बिल्कुल दूर तक मारे, बहुत ज्यादा नुकसान करे, और साथ ही में मिडनाइट हैमर और राइजिंग लायन जो दोनों ऑपरेशंस हुए थे इजराइल और अमेरिका के, उसमें एक बात यह पता लगी थी कि ईरान के जो एयर डिफेंस हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं ईरान के, ये बहुत बेकार किस्म के हैं। ये किसी को ना देख पाए, ना किसी को रोक पाए, ना कुछ कर पाए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। अमेरिकन और इजराइलीज को जैसा मन चाहा उन्होंने वैसा करा। ये नाचते हुए बिल्कुल तेहरान के ऊपर 100 150 प्लेन ले गए, जहां मन चाहा वहां बमबारी करी, जो मन चाहा करा। अच्छा, nobody could say anything because the Iranians didn't know that the Americans and the Israelis were flying overhead. They were blind. तो उन्होंने उस चीज को भी कवर अप करा है। दोस्तों, अब ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? एसिमेट्रिक वॉरफेयर ये होता है कि जब आपको ये बात पता लग गई कि आपका दुश्मन आपसे कई गुना ज्यादा तगड़ा है और ताकतवर है और वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप दुश्मन को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? यानी कि आप जो खेल खेल रहे हैं ना, जो गेम खेल रहे हैं, आप इसके कानून बदल देंगे। अब आप कानून कैसे बदलेंगे? कानून इस तरीके से बदलेंगे कि आप बोलेंगे साहब आतंकवाद का सहारा ले लिया, गुरिल्ला स्टाइल अटैक्स का सहारा ले लिया, एक छोटी टुकड़ी जाए और एक बड़ी फौज पे हमला कर दे,
तो ये सारी की सारी चीजें एसिमेट्रिक वॉर में आ गई। इसमें साइबर अटैक भी शामिल हो जाते हैं, इसमें मीडिया अटैक भी शामिल हो जाते हैं, इसमें हर किस्म की चीज शामिल हो जाती है जहां पे एक छोटी फौज एक बड़ी फौज को टक्कर देती है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग पैंतरे निकालती है वो कि यार ठीक है यार, 1 to 1 हम तो ये नहीं कर सकते ना कि हमारे पास भी वैसी जहाज है जो अमेरिका के पास है। हमारे पास तो नहीं है ऐसी चीजें, तो हमारे पास क्या है? अच्छा, यहां पे 2-4 चीजें हैं जो अमेरिका चाहता है ईरान करे। ये डील कहां फंसी हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यूएस का ये कहना है कि जो आपका न्यूक्लियर वाला मामला है ना, उस पर आप ढक्कन लगा दो, परमानेंटली ढक्कन लगा दो। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड है कि आपकी जो मिसाइल्स हैं, आप धमकाते रहते हो इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा, ये मिसाइल का प्रोग्राम अपना बंद करो, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का अपना प्रोग्राम बंद करो। तीसरी चीज है कि रीजनल इन्फ्लुएंस। अब रीजनल इन्फ्लुएंस का जो मामला है दोस्तों, ये बेसिकली और कोई रीजनल इन्फ्लुएंस नहीं है ईरान का, इसेंशियली प्रॉक्सीज की बात कर रहा है यूएस। हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये जितने भी गिरोह हैं, ये सारे के सारे दे आर अंडर कंट्रोल ईरान। तो ये कहता है ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। और चौथा, ह्यूमन राइट्स, यानी कि खुद ईरान के अंदर जो आपने हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स को मार दिया, जो सड़क पर लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपने उनको निपटा दिया। आप कोई लड़की हिजाब नहीं पहनती, आप उसको जान से मार देते हैं, या इतना मारते हैं बेचारी कोमा में चले जाए, फिर उसकी डेथ हो जाए। ये भी हो चुका है ईरान में। इतने लोगों को आप गायब कर देते हैं, आप जोर के बल पे, यू नो, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर फोर्स दैट यू आर एबल टू wield ऑन द कॉमन पीपल, आप ये सब ड्रामे बंद करिए। तो ये अमेरिका का कहना है। अच्छा, वहां पे ईरान का क्या कहना है? अब ये बात कहां पे फंस गई है? ईरान ये कहता है कि नहीं साहब, ये सब चीजें तो ठीक है, ये हमारा इंटरनल मामला है। हां, न्यूक्लियर के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो न्यूक्लियर के ऊपर आप बात करिए। अब दोस्तों, इशू क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरा न्यूक्लियर वाला मामला, मैं 2 मिनट में आपको न्यूक्लियर वाला मामला, फिर आपको तुर्की के रोल के बारे में मैं आपको जरूर एक बार बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जरा आपको यह बता दूं कि पूरा न्यूक्लियर वाला मैटर क्या है। शुरू में 50s 60s के 60 के दशक में अमेरिका ने ईरान को एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। तो जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान के पास आया था, बहुत पहले आ चुका था और अमेरिकन ने गिफ्ट करा था वो। उस जमाने में इनकी बड़ी अच्छी दोस्तियां थी, यारियां थी, उठना बैठना, खाना पीना, जिसको कहते हैं ना हम प्याला हमने वाला। ये इजराइल के साथ भी यही रिश्ते थे, अमेरिका के साथ भी यही रिश्ते थे, और जब राजा था, शाह था ईरान का, तो इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे सबके साथ। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और शाह और उसका खानदान भाग गया, तो यहां पे खुमैनी का राज हो गया, यहां पे कट्टर इस्लामी राज हो गया। अच्छा, शुरू में इनको भी नहीं पता था न्यूक्लियर के बारे में, जितने भी मौलवी थे, मौलाना थे, मुल्ला थे, इनको नहीं पता था इतना ज्यादा, पर था तो प्रोग्राम तो चल रहा था इनका। फिर जब ईरान इराक की लड़ाई हुई, देन दे रियलाइज्ड कि यार ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है। और उसके बाद इन्होंने जब न्यूक्लियर वेपन्स को और परस्यू करा, उसके बाद गल्फ वॉर हो गया। जब गल्फ वॉर हो गया तो फिर इनको लगा कि नहीं यार, अगर अमेरिका दोबारा आ गया हमारे नेबरहुड में अगर अमेरिका दोबारा आ गया, हमें तो निपटा देगा वो। तो इन्होंने एक अमाद प्लान बनाया, AMAD, अमाद प्लान। ये अमाद प्लान क्या था दोस्तों? अमाद प्लान ये था कि डुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। हां, हम न्यूक्लियर के ऊपर काम करेंगे और दुनिया को भी बताएंगे कि साहब हम न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहे हैं। वी विल टेल द होल वर्ल्ड कि न्यूक्लियर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली बनानी है, इसलिए लिहाजा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुपचाप हम लोग ना मिसाइल भी बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिमिलर है। तो ये सारा का सारा गेम प्लान अमाद प्लान। अब लोग कहते हैं अमाद प्लान बंद हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई प्लान बंद नहीं हुआ। उन लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन अमाद प्लान था इनका। तो यहां पे ये कह रहे कि नहीं, हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए बिजली बनाने के लिए। अमेरिका को भी पता है कि कोई इनको बिजली से कोई लेना देना नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट दे केयर अबाउट इज न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि जब तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जब तक न्यूक्लियर वेपन्स की खोज के लिए ये लोग जा रहे हैं और दुनिया को ये पता है कि कर देंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, तब तक खमेनाई की रेजिम जो है वो बरकरार है। जिस दिन पब्लिक सड़क पे आ गई और इनके पास न्यूक्लियर नहीं रहा, फिर न्यूक्लियर आज भी नहीं है इनके पास, दे हैव नॉट वेपनाइज्ड और मैनेज टू वेपनाइज न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास नहीं है, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग इट।
लोग कहते हैं साल 2 साल 3 साल। साल 2 साल 3 साल के अंदर अगर ईरान दिन रात काम करे तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन हासिल कर सकता है। फिर मदद करने वाले, जियोपॉलिटिकली मामला थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मदद करने वाले लोग, चाइना मदद कर सकता है डायरेक्टली। ये जो लंबी लंबी मिसाइलें आई हैं इनके पास, ये 2000 किलोमीटर मारने वाली, कहां से आई हैं? चाइना ने दी चुपचाप से नॉर्थ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया तो खुला खेलता है, उसको कोई बोलता नहीं कुछ, क्योंकि उसको दुनिया से कुछ लेना नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को सप्लाई करी, पहले ऐसा हो चुका है 70-80s में, यानी कि टुवर्ड्स द 80s एंड द 90s, एक्चुअली नॉट द 70s एंड द 80s बट टुवर्ड्स द 80s, अर्ली 80s, मिड 80s, 90s, ये बहुत हुआ है। नॉर्थ कोरिया से बड़ी सारी मिसाइल्स आई हैं ईरान के पास। यहां पे दोस्तों तुर्की जो है, अच्छा तुर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप। अच्छा, तुर्की को प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं, यह भी समझने वाली बात है। इशू यह है कि जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई थी उससे टर्की खुश नहीं है, क्योंकि जब आप ईयू के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे, ईयू में तो तुर्की भी आता है, ईयू में तुर्की भी आता है, लेकिन तुर्की खुश नहीं है इसके साथ, क्योंकि तुर्की का माल भारत में कम आता है और भारत का माल तुर्की में बहुत ज्यादा जाता है। अब क्योंकि ईयू ने ट्रेड डील साइन कर दी है तो तुर्की भी बाध्य है। तुर्की मना थोड़ा ना कर सकता है कि मैं ईयू से बाहर जाके खेलूंगा, उसको तो डील माननी पड़ेगी, क्योंकि उर्सुला वेंडर लेन ने साइन कर दी है वो। अब उसने अगर साइन कर दी है तो अब तुर्की को यह डर लग रहा है कि भारत मोटा सामान फेंकेगा तुर्की के अंदर और हम भारत से मैन्युफैक्चरिंग में कंपीट नहीं कर सकते, यह टर्की का डर है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, तुर्की एक रीजनल प्लेयर बनने की ख्वाहिश है तुर्की की। ओमान जो है दोस्तों, वो टॉक्स को होस्ट कर रहा है, तो यहां पे लोअर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोअर लेवल के डिप्लोमेट्स हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंची और टर्की चाहता है कि कम से कम डिप्लोमेटिकली ये मामला ऐसा हो कि टॉप लेवल के लोग बात करें। उससे होगा क्या? क्योंकि अगर अमेरिका अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, इजराइल कर देता है ईरान के ऊपर, फिर तुर्की को कौन पूछ रहा है यार? तुर्की को कौन पूछ रहा है? टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो। अगर कल अमेरिका ये कहता है कि हमें आपके बेसिस इस्तेमाल करना है, तुर्की मना नहीं कर पाएगा, चू चू करेगा, लेकिन मना नहीं कर पाएगा। फिर लोग कहेंगे कि यार एक मुसलमान देश के ऊपर बमबारी हुई, तुम कुछ कर नहीं पाए। बाकी फिर ये जो ईरान है, ईरान इज गोइंग टू अटैक सऊदी अरेबिया, इट्स गोइंग टू बॉम्ब कतर। ये तो ईरान धमकी दे चुका है कि अगर तुम हमारे ऊपर करोगे तो तुम्हारे अंदर जो बेसिस हैं, व्हेन आई से अटैक सऊदी अरेबिया, इट डज नॉट मीन दैट ईरान चढ़ दौड़ेगा सऊदी अरब के ऊपर। मेरा ये कहने का मतलब है जो यूएस बेसिस है सऊदी अरेबिया के ऊपर, दे आर अंडर थ्रेट। जॉर्डन, दे आर अंडर थ्रेट। सो अच्छा, इस पूरे इलाके में दोस्तों, जिबूटी से लेकर आप कतर से लेकर पता नहीं कहां कहां अमेरिका के कितने बेसिस हैं, दुनिया भर के बेसिस हैं। इसमें इशू यही होता है, आपके पूरे बेसिस फैले हुए हैं, यानी कि ठीक है आप ईरान को इतनी जगह से मार सकते हैं, इतनी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके बेसिस हैं। लेकिन एक बात और है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी बात यह है दोस्तों कि उतने ही टारगेट्स भी हैं ईरान के लिए। ईरान कतर में आपको अटैक कर सकता है, जॉर्डन में कर सकता है, सऊदी अरब में कर सकता है, जिबूटी में कर सकता है। आसपास कितने इलाके हैं, यूएई के आसपास है, पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में कहीं पर भी ईरान आपके बेसिस पे हमला कर सकता है। और फिर वही बात है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो आपकी लीडरशिप कहां गई? तो ये तुर्की बीच में फंसा हुआ है दोस्तों, और तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जंग ना हो। इट शुड नॉट हैपन। अच्छा, सऊदी अरब में दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठोको इनको, और प्राइवेटली यही कह रहे हैं अरब कि ईरान को ठोको, जबरदस्त ठोको, क्योंकि ये फिर इनको खुजली होगी, फिर ये हिजबुल्ला, हुथी, हमास हमारी टेरिटरी में करेंगे, ये सब लोग मिडिल ईस्ट में करेंगे, तो हम लोग सेफ नहीं है, ठोको। दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि यार अगर ये रेजिम चेंज हो गया और तेल मार्केट में आ गया तो हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक नई कंपटीशन आ गई। आज की तारीख में कौन खरीद रहा है उनसे तेल? चीन तो खरीद रहा है और एक दो और देश खरीद रहे हैं, बाकी तो ईरान से कौन तेल खरीद रहा है? अब ईरान बड़ा प्लेयर, एनर्जी मार्केट्स में बड़ा प्लेयर, चुप बैठा हुआ है। वेनेजुएला बड़ा प्लेयर, अभी तक चुप बैठा था। ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल तो खोल दिया। कुछ सालों के अंदर, इट विल टेक अ फ्यू इयर्स, लेकिन कुछ सालों के अंदर वेनेजुएलन ऑयल जो है, हेवी ऑयल जो है, वो मार्केट में डंप होना शुरू होगा। फिर तेल के प्राइसेस क्या होंगे? ईरान तख्ता पलट होता है, ईरान का तेल मार्केट में डंप होना शुरू होगा, फिर ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे?
इन सारी की सारी चीजों से फर्क पड़ता है दोस्तों।